आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना के बाढ़ कोर्ट परिसर से फरार दो अपराधियों का यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में रजनीश कुमार और मनीष कुमार नाम के अपराधी मारे गए हैं। वाराणसी रिंग रोड पर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने दोनों को सुबह सुबह मार गिराया। यूपी पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन पाताल लोक। बिहार के ब्रदर्स गैंग का यूपी में एनकाउंटर। वाराणसी में मारे गए दो कुख्यात भाई। ऑपरेशन पाताल लोक ने पहुंचाया यमलोक। हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो चुके इन बदमाशों का नाम मनीष सिंह और रजनीश सिंह। ये दोनों बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। दोनों सगे भाइयों को यूपी पुलिस ने वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर में मनीष और रजनीश मारे गए, जबकि तीसरा भाई ललन सिंह मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। यूपी के डीजीपी का कहना है कि दो को तो हमने यमलोक पहुंचा दिया है, तीसरे को भी खोज निकालेंगे। जब पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया तो ये बहुत दुर्दांत अपराधी थे। पुलिस के देखते ही इन्होंने गोली चलाई और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में दो दुर्दांत अपराधी ये मारे गए। इनकी आइडेंटिटी अभी एस्टैब्लिश की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ये बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं और वहाँ के बहुत दुर्दांत अपराधी हैं। ब्रदर्स गैंग के नाम से चर्चित चार भाइयों का ये कुख्यात गैंग पुलिस वालों का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। ये पुलिस वालों को मारकर उनका हथियार छीनते, फिर उसी हथियार के बल पर बैंक लूट जैसी घटना को अंजाम देते थे। बदमाशों ने 2016 में नालंदा में रिटायर्ड एएसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर पिस्टल छीना था। फिर अप्रैल 2016 में ही बाढ़ में दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसी साल फतुहा फोर लेन पर एएसआई की हत्या कर हथियार लूट लिए। इन्हीं हथियारों के बल पर ब्रदर्स गैंग ने 2017 में बेलची थाना क्षेत्र के बाघा टीला गांव के पास पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े डाका डाला और बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजीत यादव की हत्या कर 60 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि उसी साल 29 मार्च को तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज ने 45 लाख रुपए के साथ तीनों भाइयों रजनीश सिंह, मनीष सिंह और ललन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बिहार पुलिस इन्हें बहुत ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख सकी। 7 सितंबर 2022 को ये तीनों भाई बाढ़ कोट हाजत की दीवार काटकर फरार हो गए। ये वही परिसर है जो बाढ़ कोट हाजत एरिया है, जहां से वो तीनों भाई सितंबर 2022 में फरार हुए थे। ब्रदर्स गैंग के इन दुर्दांत भाइयों ने गलती तब कर दी कि जब इन्होंने वाराणसी में यूपी पुलिस के एसआई अजय यादव को गोली मारी और पिस्टल लूटकर फरार हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी और ऑपरेशन पाताल लोक हमने चलाया कि ये बदमाश अगर पाताल लोक में भी जाके छुप जाए तो वहां से भी हम इनको ढूंढ निकालेंगे। सवाल है कि क्या बिहार में भी जरूरत है ऐसे ऑपरेशन की, ताकि पुलिस का नाम सुनने के बाद ही बदमाशों की रूह कांपने लगी। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषिमणि त्रिपाठी और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर में पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। दरअसल पुलिस हथियार तस्करों के खिलाफ दियारा से लेकर पहाड़ तक लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बरियारपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि टापू घोरघट दियारा में गंगा का पानी घटने पर 8 से 10 हथियार निर्माता कास के बीच अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया और साथ ही एक देसी कट्टा, 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टे के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। वहीं हथियार तस्कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने 6 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइडेंटिफाई किया गया और उन लोगों का प्राथमिक दर्ज किया गया और कुछ लोग था उसमें आइडेंटिफाई करना बाकी है। और ये नाव से गए थे लोग, इसीलिए वो फ़ायदा उठा के उसको आवाज़ जो सुन के वो लोग भाग गए। सर ये लोग कौन? जो कुछ लोग हैं वहाँ के कुछ लोग नाम गुप्त रखा जा रहा है कि वही के लोग हैं कि सूचना 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर चुका है।
बेगूसराय में बारात के दौरान फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को लेकर एसपी ने सभी थानों को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। तस्वीरें आप देखिए कि बारात के दौरान कैसे एक युवक पिस्टल से धाए धाए फायरिंग कर रहा है, जबकि उसके आगे पीछे बारात में इतने सारे लोग हैं, लेकिन ना तो किसी ने इस युवक को रोका और ना ही वो खुद रुका। ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा, जबकि उसके पिस्टल की कारतूस खत्म नहीं हो गई। खुशी के मौके पर ऐसी फायरिंग में एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती थी। को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी जांच कराई जा रही है। मैंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इसकी जांच करके बताएं। एक बार लोकेट हो जाएगा वीडियो कहाँ का है, कौन लोग उस पर इन्वॉल्व हैं, उन सब पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यालय से भी इसमें बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है कि शादी विवाह में या कहीं भी यदि हर्ष फायरिंग किसी ने की तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई कानून करने का प्रावधान। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन खुलेआम बिक रही शराब ने वैशाली को शोक में डुबो दिया है। रविवार की शाम हुए भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। वहीं जांच रिपोर्ट में आरोपी ट्रक ड्राइवर के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट में ड्राइवर के खून में 45% अल्कोहल मिला है। फिलहाल आरोपी ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 12 घंटे के भीतर सभी 8 परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। लेकिन देसरी में दर्दनाक सड़क हादसे ने नयागंज 28 टोला के लोगों को ऐसा दर्द दिया कि जिसे शायद ही गांव के लोग कभी भी भूल पाएंगे। शराब बंदी है तो बिल्कुल खोल दो, शराब बिल्कुल शुरू कर दो, और नहीं तो बिल्कुल बंद कर दो। अगर बंद है तो फिर शराब पी के गाड़ी कैसे चल रही है? आपको पैसा दिए, आप चलने दीजिए। जितना गाड़ी चल रही है 100 गाड़ी को चेक किया जाए, 80 गाड़ी के पास लाइसेंस नहीं होगा तो वह किसी पर चढ़ेबे ना करेगा। 50 रुपया दीजिए, चलते रहिए रोड में। इससे पूछिए जिसका बेटा मर गया है उस पर क्या बीतता होगा। 20 साल तक बच्चे को पाला होगा कि हम फौजी भेजेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, हमारी जगह वो आएगा। उस बाप से पूछिए उस पर क्या गुजरता है। बेटा को कंधा जब बाप देता है तब पता चलता है कि क्या होता है बेटा। बिल्कुल सब लोग साइड में था, रोड के किनारे कोई था ही नहीं। पीपल में मार के तब जाके धक्का मार दिया, सबको चाप दिया, पीले था ट्रक। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर और इतने लोगों को एक साथ रौंद दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी पीड़ित परिवार है उन लोगों को सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिल रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग मांग करते हैं, और पीड़ित परिवार में से एक परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिले, इसकी हम लोग मांग करते हैं। अगली खबर वैशाली से, जहां देसरी में भीषण सड़क हादसे को लेकर प्रशासन ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आरोपी ड्राइवर के शराब के नशे में होने को लेकर प्रशासन की पोल खुल गई। आरोपी ड्राइवर की जांच में पुलिस का लंबा समय लग गया, जबकि सभी थानों में शराब पीने वालों की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन दी गई है। लेकिन इस मुद्दे पर डीएम यशपाल मीणा सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे जितने भी डेथ केसेस थे, लगभग 8 डेथ हुई हैं, जिनका हम लोगों ने तुरंत मुआवजा जो देना रहता है वो हम लोगों ने दे दिया है। कहा जा रहा है कि जो ट्रक चालक है वो शराब के नशे में था, जांच हुई, क्या बातें हैं, हकीकत क्या है? ये अंडर इन्फ्लुएंस था या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था या नहीं था, ये उसका मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। जो ट्रक ड्राइवर था वो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका, और वो भी उसमें गाड़ी में फंसा हुआ था, तो हम लोगों ने उसको सदर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया है कल रात को ही, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी हम लोग पुष्टि कर पाएंगे कि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था या नहीं था। क्या आपके पास वो तत्काल जो जांचने वाला यंत्र होता है वो नहीं है वैशाली प्रशासन के पास? क्या उसकी जांच स्थानीय थाना जो होता है वो नहीं कर सका? इस पे मेरे को अपडेट लेना पड़ेगा जो संबंधित जो लोकल ये एसडीपीओ हैं उनसे, उसके बाद ही मैं आपको इस कंफर्मेटरी।
बिहार में धर्मांतरण का खेल बीते कई सालों से चल रहा है। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल के कारण बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जानकार इसे बड़ी साजिश मानते हैं। बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 143.2% तक बढ़ी है। ये ग्रोथ चौंकाने वाला है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की संख्या साल 1991 में महज 40 थी, जबकि आज इनकी संख्या हजारों में। पिछली जनगणनाओं का आंकड़ा ये संकेत दे रहा है कि ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। 2001 और 2011 के बीच में ऑल इंडिया घटता है। बिहार के अंदर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर था 27.95, लेकिन ईसाई वृद्धि दर है 143.23%। और अगर ये 3 दशक का केवल देखा जाए, 3 दशक जिसके अंदर ये क्रिश्चियन के, तो यहाँ बिहार के अंदर अगर 40 से 20 वर्ष में और 3000 हो जाते हैं क्रिश्चियन, इसको क्या कहा जाएगा? 8-8 हजार% का ग्रोथ हो रहा है बिहार के अंदर। बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की आबादी में हुई वृद्धि चौंकाने वाली है। साल 1991 में मधुबनी में कुल 40 ईसाई थे, जो 2011 में बढ़कर 3262 हो गए। जनसंख्या में ये वृद्धि 8000% के करीब। साल 1991 में दरभंगा में कुल 141 ईसाई थे, जो 2011 में 3534 हो गए। यहाँ करीब 2406% की वृद्धि हुई है। खगड़िया में 1991 में सिर्फ 27 ईसाई थे, जो 2011 में 1253 हो गए। यहाँ करीब 4500% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शेखपुरा में 1991 में सिर्फ 14 ईसाई थे, जिनकी संख्या 2011 में बढ़कर 375 हो गई। यहाँ वृद्धि का प्रतिशत 2000 से ज्यादा रहा। औरंगाबाद में 1991 में 63 ईसाई थे, इनकी संख्या 2011 में बढ़कर 2218 हो गई। यहाँ भी 3000% से ज्यादा की वृद्धि हुई। गोपालगंज में ईसाई की संख्या 1991 में 119 थी, जो 2011 में 2463 हो गई। सिवान में 1991 में सिर्फ 126 ईसाई थे, इनका आंकड़ा बढ़कर 2011 में 2618 हो गया। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। कई जिलों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों का धर्मांतरण बिना किसी हो हल्ले के कराया जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि ईसाइयों की जनसंख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण बिहार और झारखंड का बंटवारा और उस दौरान हुई सियासत भी है। मूल वजह एक तो जो राजनीतिक कारण है, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पे आंदोलन कर रही थी और झारखंड में धर्मांतरण कुछ हद तक हुआ है आदिवासियों का क्रिश्चियन में, और उसके बाद फिर जब अलग होती है झारखंड, तो वो अलग होने के प्रोसेस में बहुत सारे पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, वो एक दूसरा कारण हो सकता है। धर्मांतरण को लेकर सियासत की पुरानी रवायत है। जिसे ये मुद्दा सूट करता है वो मुखर हो जाता है, और जिसे सूट नहीं करता वो खुलकर बोलने से बचते हैं। ये सब मुद्दे असली मुद्दे को से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। भाई, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग इस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातों को ज़्यादा तूल दे करके जो असली मुद्दे हैं, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की, वो गौण हो जा रहे हैं। धर्मांतरण कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसे मुख्य मुद्दे से अलग करके देखा जाए। सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई का भरोसा अगर निचले पायदान पर खड़े एक शख्स या परिवार को समुचित ढंग से मिलता या मिलेगा, तो मूल सुविधाओं को पाने के लिए धर्म का त्याग करने की नौबत नहीं आती। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में खाद पर सियासत जारी है। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार को केंद्र से पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा, जबकि बीजेपी के सांसद सुशील मोदी का दावा है कि बिहार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी की वजह से कृत्रिम कमी पैदा की गई है। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों की यह तस्वीर कैमूर की है। ऐसी लाइनें सिर्फ कैमूर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में आए दिन देखने को मिल जाती हैं।
बिहार सरकार के कृषि मंत्री दावा करते हैं कि केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति न होने से ये हालात पैदा हुए। दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का दावा है कि बिहार में खाद की कमी नहीं है, बल्कि चरमरा चुके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कालाबाजारी से कृत्रिम कमी के हालात बने हैं। पहले दोनों के बयान सुनिए। भैया जो हमें जो अभी प्राप्त हुआ है आज 18/11/2022 तक हमें सिर्फ 37% यूरिया प्राप्त हुई। अब वो कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, तो या तो हमारा आंकड़ा गलत कह रहा है या तो उनका ट्यूटर गलत कह रहा है। हमारा डिमांड है कि हमको 2,55,000 मैट्रिक टन यूरिया चाहिए। देखिए, ये बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बिहार को खाद की आपूर्ति की जा रही है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे यूरिया हो या अन्य फर्टिलाइजर्स हों। लेकिन जो वितरण व्यवस्था वो चरमरा गई है। और देखिए, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं, सबों की एक मिली भगत है। और चूंकि बिहार नेपाल से जुड़ी उसकी एक लंबी सीमा है, तो बड़े पैमाने पर यूरिया खाद नेपाल चली जाती है। बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में यूरिया की जो जरूरत है वो 2,55,000 मीट्रिक टन है, जबकि आपूर्ति का जो प्रतिशत है वो 37% है। उसी तरह डीएपी 1,22,300 मीट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन आपूर्ति का प्रतिशत 70% है। अब सुशील मोदी का दावा देख लेते हैं। पिछले 1.5 महीने में बिहार को 2.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला और बिक्री के बाद भी 1,68,000 मीट्रिक टन स्टॉक में पड़ा रहा। डीएपी की बात करें तो बिहार को 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक की आपूर्ति की गई और बिक्री के बाद ये 90,000 मीट्रिक टन स्टॉक में है। फिर भी कमी का रोना रोया जा रहा है। सवाल है कि जब राज्य में 1,68,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है और 90,000 मीट्रिक टन डीएपी स्टॉक में है, फिर खाद के लिए किसानों को पसीने क्यों बहाने पड़ रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही खाद की कालाबाजारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कोढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। सुशील मोदी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज महागठबंधन से नाराज है। बनता था महागठबंधन की ओर से सहनी समाज को, लेकिन सहनी समाज को टिकट नहीं देकर उन्होंने दूसरे को टिकट दे दिया। तो अति पिछड़े का अपमान किया। तो जो अति पिछड़ा समाज है वो बुरी तरह से नाराज है महागठबंधन से। और हमारा जो उम्मीदवार केदार गुप्ता ये कानू समाज से आते हैं, जो वैश्य के अंदर अति पिछड़ा है। तो बिहार के जो अंदर जो ईबीसी की जातियां हैं उसमें कानू जाति आती है। तो हमने अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाया है और जनता दल यू ने सहनी का टिकट काटकर दूसरे वर्ग को टिकट दिया है। तीसरी देखिए, कुर्नी में कोई लड़ाई नहीं है और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो भारी बहुमत से बीजेपी चुनाव जीतेगी। जनसुराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के अरेराज ब्लॉक के चौटिया बड़हरवा में चुनावी रणनीतिकार ने लोगों को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार की स्थिति बदलनी है तो 100 से 150 अच्छे व्यक्तियों को विधायक बनाना होगा। 2 से 5,000 अच्छे व्यक्ति मुखिया और सरपंच चुनकर आएंगे। केवल एक मुख्यमंत्री और दल बदलने से बिहार बदलने वाला नहीं है। आपका कुछ काम करे तबे न सुधरेगा बिहार। तब सुधरेगा जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा। बिहार तब सुधरेगा जब 2-4-5,000 अच्छा आदमी मुखिया सरपंच बन जाएगा। एक मुख्यमंत्री और दल बदलने से बिहार बदलने वाला नहीं है। आदमी कहता कि भैया कि सब बात बुझा गई, अब रउआ विकल्प बनाई, हमने के 100 आदमी संगे रहल जाई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू ने परचम लहराया और इसे लेकर जेडीयू दफ्तर सम्मान समारोह का वहां आयोजन किया गया, जिसमें छात्र संघ चुनाव में विजयी उम्मीदवारों का सम्मान किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विजयी उम्मीदवारों को सम्मानित किया और इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि आने वाला कल युवाओं का है। जीत जो है छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं, वो कल के देश के भविष्य।
हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव, आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप है और देश के भी भविष्य आप है, दोनों के भविष्य आप है। बक्सर में 9 दिवसीय सीताराम विवाह महोत्सव आज से शुरू हो गया है। सीएपीएफ मिलन महोत्सव में शामिल होने को लेकर देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। 26 नवंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी महोत्सव में शामिल होने बक्सर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के मंचन को लेकर वृंदावन से कलाकार भी आए हैं। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए भारत के वृंदावन से कलाकार यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम कलाकार हैं जो कृष्ण लीला यहाँ दिखाएंगे 9 दिनों तक रह करके। ये जो कलाकार हैं वृंदावन से पहुँचे हैं और पिछले कई वर्षों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इनसे बात करते हैं, आप क्या कुछ इसमें दिखाएंगे? आप इसमें क्या कुछ दिखाने वाले हैं? हम लोग वृंदावन से आए हुए हैं, कृष्ण लीला यहाँ दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर चरित्र वो आपको यहाँ दिखाएंगे। आज की लीला में ब्रज की प्रसिद्ध माखन चोरी लीला के दर्शन आप कर रहे हैं, जिसमें कि कृष्ण जी का अभिनय जो कर रहे हैं मंच पे आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर से अभिनय कर रहे हैं। ये हमारे साथ में ये बलराम जी का अभिनय कर रहे हैं जी। सर, ये सब लीलाओं का समाज पर क्या असर पड़ता है, आप हम लोग को बताएं। श्री हरि शरणम समाज के आज से 550 वर्ष पूर्व श्रीधाम बरसाना के पास में करहला ग्राम है, वहाँ श्री घमंड देवाचार्य जी हुए। श्री राधा कृष्ण ने स्वप्न आदेश करके उनको साक्षात दर्शन दिया और उनके द्वारा श्री राधा कृष्ण गोलोक बिहारी बिहारण श्री राधा कृष्ण के द्वारा मुकुट श्रृंगार आज भी वहाँ विद्यमान है। पितरपक्ष की पूर्णमासी को आज उसका दर्शन होता है और मथुरा में रखा हुआ है, और पितरपक्ष की पूर्णमासी को ही वहाँ उन्हीं श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज का श्राद्ध पक्ष भी मनाया जाता है। और भी ब्रज में बूढ़ी लीलाएं होती हैं। समाज के दर्शन की बात जहाँ तक है तो इसमें नव रस भी है, हिंदी साहित्य भी है, योग रसो वेश भक्ति श्री वल्लभाचार्य जी ने जो प्रकट की है और श्री रामानुजाचार्य जी भगवान ने प्रकट किए, निम्बार्काचार्य भगवान ने प्रकट किए। केवल यहाँ नंददास सूरदास जो हमारे अष्टछाप सखा हुए हैं कृष्ण के, जिन्होंने अंग संग खेल करके कृष्ण को लहलाया पहलाया और खिलाया, यमुना में जो केली माल की है, उन्हीं स्थिति प्रज्ञ संत मूर्धन्य संतों के द्वारा यहाँ की ये ब्रज भाषित कृष्ण लीला का लीला दिखाते हैं। और ये जो कलाकार हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी मंडली मथुरा से पहुंची हुई है और जो कृष्ण की उत्तम लीलाएं होती हैं वो यहाँ पर रंगमंच के माध्यम से ये लोगों को दिखाते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।